हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इतिहास के बारे में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो उसको याद रखना। बीएस वाकाड़कर द्वारा इसकी खोज किया गया था, तो उसको याद रखना। इनके पूरे नाम की बात कर लेते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, तो उसको याद रखना। 2003 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, तो उसको याद रखना। पूछा जा सकता है भीमबेटका विश्व धरोहर के स्थल में कब शामिल किया, 2003 में इसको शामिल किया गया। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, इसको याद रखना। तांबे का उपयोग पहली बार ताम्रपाषाण युग में किया गया था, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसको याद रखना। जिसका खोज विष्णु वाकाड़कर द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, उसको याद। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाने वाला काल हमारा नवपाषाण काल था, तो इसको याद रखना, नवपाषाण काल है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, तो इसको याद रखना। महागढ़ा से इसका प्रमाण मिलता है। महागढ़ा कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, इलाहाबाद में स्थित है। बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलेंस फिल ना ब्लैंक आपको भरना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा पत्थर के औजार है। माइक्रोलेंस पत्थर के औजार स्टोन टूल होते हैं, इनको याद रखना। इनका संबंध मध्यपाषाण काल से है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो इसको याद रखना। हुनासागी पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो इसको याद रखना। हुनासागी की बात कर लेते हैं, तो यह कर्नाटक में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, बुर्ज हमारा कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ की बात कर लेंगे, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में आता है। चिरांद की बात कर लेते हैं, सारण यानी बिहार में स्थित है। नवपाषाण कालीन ये ज्ञात स्थल है, तो इनको याद रखना। बुर्ज, मेहरगढ़ और चिरांद ये तीनों ही स्थल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो इसको याद रखना, सेल्ट एक उपकरण नवपाषाण कालीन है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था, तो इसको याद रखना। पुरापाषाण काल कहा जाता था पहले युग को, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले, तो इसको याद रखना। बुर्ज से पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज की बात कर लेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए, तो इनको याद रखना। बुर्ज में मालिक के मर जाने के बाद शव के साथ पालतू कुत्ते के साथ में दफनाया जाता था, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, तो इसको याद रखना। बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं, तो उनको याद रखना। यह स्थल वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में
बोलन नदी के किनारे स्थित है। एक बेलन नदी है जो कि इलाहाबाद में स्थित है, ये बोलन नदी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखना। महाराष्ट्र में स्थित है इमाम गांव, पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल इमाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा नदी के सहायक नदी गौड़ के तट पर स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, पुरातात्विक स्थल कुलडेवा कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना। कुलडेवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी कुलडेवा से। मनुष्यों ने जौ गेहूं की वन किस्मों को इस समय में उपजाया, तो इसको याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डेवा तथा मेहरगढ़ दोनों पाषाणकालीन बस्तियां थीं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, तो इसको याद रखना। तो दोनों जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोल्डेवा और मेहरगढ़। आगे बात कर लेते हैं, कोल्डेवा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है कोल्डेवा। यहाँ से धान की खेती के किए जाने के प्रमाण मिले, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस नामक की खोपड़ी पाई गई थी, तो इसको याद रखना। हथनोरा से होमो इरेक्टस नामक खोपड़ी पाई गई थी, उसको याद रखना। ये जगह इंपॉर्टेंट है। हथनोरा की बात कर लेते हैं, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, तो इसको याद रखना। बुरजोम से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुरजोम की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। महाराष्ट्र में स्थित है यह भारतीय स्थल। आगे बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसको याद रखना। यह बुरजोम है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये 9 पाषाण से प्रमुख स्थल थे, जिनको याद कर लेना। बुरजोम हुआ, कुलडेवा हुआ, ये सभी स्थान बार बार रिपीट किए गए प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है लोअर पीसीएस में। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता हमारा कांस्य युग से संबंधित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग से संबंधित है, तो उसको याद रखना। इस काल के लोग तांबे टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीकी सीख ली थी, तो उसको याद रखना। यह एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, तो इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया, तो इनको याद रखना। तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाना सीख लिए थे इस सभ्यता के लोग। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई, तो इसको याद रखना। लोहा हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ज्ञात नहीं हुई, यानी उपयोग में नहीं लाई गई, तो उसको याद रखना। लाई गई यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इन लोगों के द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया, या एक कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोज की गई, तो इसको याद रखना। मोहनजोदड़ो पर, तो इसको याद रखना। मोहनजोदड़ो से इसकी खोज की गई।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से इसकी खोज की गई, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसको याद रखना। सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, तो इसको याद रखना। मोहनजोदाड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। आगे बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखना। मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। आगे बात कर लेते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। हरियाणा राज्य में यह स्थित है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है जो कि हरियाणा में स्थित है। रंगोई नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखना। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। राखी गढ़ी की बात कर लेते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि हरियाणा में यह भी स्थित है। गुजरात में बात कर लेते हैं। धौलावीरा और लोथल दो स्थान स्थित है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। कालीबंगा स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के फिलिंदा बिलंग आपको भरना है। स्थल से मिले हैं, तो उसको याद रखना। ये लोथल से पशुपति मोहर कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थान से मिले, तो इसको याद रखना। संदेहकालीन स्थल मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसको याद रखना। यहाँ से विशाल स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई, तो इसको याद रखना। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन के बारे में। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हूँ, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसको याद रखना। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था, इसको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसको याद रखना। विनोबा भावे द्वारा इसका शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आंदोलन के माध्यम से आरंभ किया गया, तो इसको याद रखना। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसके माध्यम से समाज में के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई। यह आंदोलन उस समय में तेलंगाना राज्य के मोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, तो इसको याद रखना। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, तो इसको नोट कर लेना। यह राज्य मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखना। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो इनको याद रखना। बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे।
लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। मूलतः राष्ट्रपट के रहने वाले ये थे। मूलतः इनका निवास स्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। आगे बात कर लेते हैं। 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का, बारदौली है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इसको याद रखना, सरदार भाई वल्लभ पटेल जी ने नेतृत्व किया था। यह 1928 में यह सत्याग्रह हुआ था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह की बात कर ले तो गुजरात में हुआ था, 1928 में यह घटना हुआ था। लगान में लगभग 22% की वृद्धि कर दी गई थी। इसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था।